ओके। जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 21 सितंबर 2023 को, यानी कि आज आपका जो हिस्ट्री का मिड टर्म का एग्जाम हुआ है इसके क्वेश्चन पेपर का हम रिव्यू करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था ये आपका कैसा आया था। साथ ही हम इसको सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो जिनका इवनिंग शिफ्ट का पेपर होगा उनको बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आ जाइए। देखिए पेपर जैसे आपको बताया था 3 घंटे का आया, आपका 80 नंबर का आया। और पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि खंड का में आपके 21 एमसीक्यू आ गए, जैसे मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से। ठीक है, खंड खा जो है इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए आपके, खंड गा में आपके 8-8 नंबर के क्वेश्चन आ गए। और जो खंड घा था आपका ये स्रोत आधारित 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन। और पांचवा जो खंड था इसमें बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर जो 34 था ये आया आपका एक 5 नंबर का मैप। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आ जाइए एक बार पेपर का रिव्यू कर लेते हैं ताकि जो बच्चे भी इवनिंग वाले होंगे उन्हें पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि पुरातत्वविदों को निम्न में से किस स्थान से जुते हुए जो खेत के साक्ष्य ये मिले थे। ठीक है, जो भी आरंभिक हड़प्पा स्थल से संबंधित थे। तो ये कहां से मिले थे बच्चों? राजस्थान के कालीबंगन से मिले थे। ठीक है, सेकंड ये है कि जो सोने के सिक्के थे ये सबसे पहले किसने जारी करवाए थे? तो जैसा कि आपको बताया था मैंने, सबसे पहले जारी किसने करवाए थे बच्चों? कुषाण शासकों ने। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इवनिंग में पूछा जाए कि भव्य सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे, तो याद रखना गुप्तों ने करवाए थे। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे पे। निम्नलिखित में से महाभारत की जो मूल कथा है इसके रचयिता कौन है? तो आपकी किताब के अनुसार जो मूल कथा के रचयिता है वो है भाटसारथी। बच्चों को लगेगा कि वेद व्यास है, लेकिन वेद व्यास जो है वो साहित्यिक परंपरा के अनुसार है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। उसके बाद में ये जो आप एक इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में विट्ठल मंदिर का जो एक रथ का मंदिर है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि विट्ठल मंदिर की एक अनूठी विशेषता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए इंग्लिश में। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका सी राइट हो जाएगा, यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बेसिकली दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था, तो आपको बता दूं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। दो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए खाली स्थान हमें भरना है। हड़प्पा सभ्यता या फिर कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी थी? आपको मैंने एमसीक्यू करवाया था, कौन सी है? हड़प्पाई मोहर है। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें बेसिकली मीराबाई जी के बारे में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है, फिर सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला दिया गया है कि मीराबाई जी ने भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को अपना पति मानकर स्वीकार किया। यह गलत है, क्योंकि विष्णु जी के अवतार कौन से थे? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, सेकंड, इनका जन्म मेवाड़ में हुआ, ये भी गलत है, क्योंकि इनका जन्म मारवाड़ के मेड़ता जिले में हुआ था। अब ये ठीक है कि उनके गुरु रैदास थे, साथ ही उन्होंने पत्नी और मां के परंपरागत दायित्व को दिखाने से इनकार कर दिया। तो यानी कि तीसरा और चौथा, आप ये जो डी वाला देख रहे हैं ये आपका राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है कि पुरातात्विक खोजों जो खोजें होती हैं ये इंगित करती हैं कि तांबा जो था ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक विशिष्ट प्रकार का हड़प्पाई मतवान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी सी परत चढ़ी गई थी। ठीक है ना, ये ओमानी स्थलों से भी मिली है। हाँ, ये भी ठीक है। तो ये क्या दर्शाते हैं? ये हड़प्पा सभ्यता और ओमानी जो इलाके हैं यहाँ के व्यापार को दर्शाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों के दोनों ही कथन यहाँ पे राइट है। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद मैंने अभी आपको नहीं करवाए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सूचना दी गई है उसके आधार पर हमें क्षेत्र की पहचान करनी है। तो क्या दिया गया है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में दक्षिणी में लिखी जो कविताएं थी इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों के द्वारा रची गई थी। और ये कविताएं औरतें जब घर में काम करती थी उस समय, चक्की पीसते समय, चरखा काटते समय, उस समय गाती थी। तो ये बेसिकली कहाँ पे होते हैं? ठीक है, तो ये जो थे बेसिकली बीजापुर और कर्नाटक, यहाँ पे ज्यादातर ये गाए जाते थे। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया आपका बीजापुर और आपका ये कर्नाटक। 8वां क्वेश्चन। आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चीन के विषय में जो इब्न बतूता का वृत्तांत था इसकी तुलना किसके वृत्तांतों से की गई है? तो सभी को पता है, मार्को पोलो से। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे पूछा गया है कि महिलाओं की स्थिति के विषय में जो टोटल 3 विदेशी यात्री थे, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर और अल ब्रूनी, इन तीनों के यात्रा वृत्तांत जो हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो देखो, इब्न बतूता ने महिलाएं दासियां होती थी इसके बारे में बताया, फ्रांसवा वर्नियर ने सती प्रथा का प्रचलन था ये भी बताया,
लेकिन गा महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी और महिलाएं किसी भी प्रकार के कृषि कार्य नहीं करती थी। इस संबंध में जो मुझे सही लगता है वो ऑप्शन सी वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना, मेरे हिसाब से ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी आगे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनकी उत्पत्ति आदि मानव के पुरुषों की जो भुजाएं थी इससे हुई थी और इनका काम था लोगों को सुरक्षा देना, युद्ध करना और न्याय करना। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे खा वाला क्षत्रिय। उसके बाद अल्बर्नी का जन्म किस सन में हुआ था, तो उस बच्चे ने गलत लगाया हुआ है। ये बेसिकली 973 ईस्वी में हुआ था। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि इसको समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसका आंसर आपको आपके फर्स्ट बुक का जो पेज नंबर 100 है वहां पे मिलेगा, जिसमें सबसे पहले दिया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति का जो बुद्ध की घटना है इसका किस प्रतीक से संबंधित है। ठीक है, तो जो ज्ञान की बेसिकली प्राप्ति है उससे पहले आप देखिए, सबसे पहले जो आसान लगता है प्रथम उपदेश। ठीक है, तो प्रथम उपदेश जो है ये आता है चक्र से। ठीक है, ये आ जाता है चक्र से। उसके बाद में जो महापरिनिब्बाण है, ठीक है, महापरिनिब्बाण का संबंध किससे होगा, सिंपल सी बात है, ये स्तूप से होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आ जाता है यहाँ पे ध्यान की दशा। ठीक है, तो बुद्ध के ध्यान की दशा जो है ये रिक्त स्थान है और ज्ञान की प्राप्ति जो है ये एक वृक्ष है। तो देख लेते हैं जिसमें पहले का डी हो और दूसरे का सी हो। ठीक है, पहले का डी दूसरे का सी, ये वाला खा वाला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, तीसरे का भी चौथे का ए हो गया। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के लिए एक परियोजना चलाई थी, तो ये किसने चलाई थी, वी.एस. सुथांकर के द्वारा। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट क्वेश्चन था आपके लिए। सूफी संत जिक्र ईश्वर का नाम, फिर समा यानी कि श्रवण करना, यानी कि आध्यात्मिक संगीत के महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। तो ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो थी बौद्ध संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी थी, तो ये महाप्रजापति जो गौतमी थी वो थी। ठीक है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन विशेष अधिकारी को नियुक्ति की थी, तो सभी को पता है धम्म महामत। ये बच्चे ने गलत लगाया है, धम्म महात्मा है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत अंदर से है भाई, चैप्टर 2 से, कि पंजाब और राजस्थान ये आदिशुष्क जमीन वाले क्षेत्र से जहाँ पे लोहे के फौलगी हल का प्रयोग 20वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ पे दी गई सूचना के आधार पर व्यक्ति की पहचान कीजिए। तो बेसिकली इन्होंने सांची को वृक्ष एवं सत्य की पूजा का केंद्र माना और वे बौद्ध साहित्य से बहुत ही अभिज्ञ थे तथा उन्हें केवल उत्कीर्ण मूर्तियों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालने थे। ठीक है, तो बच्चों को यहाँ पे लग रहा होगा कि कॉलिन मैकेंजी हो सकते हैं या फिर और कोई जॉन मार्शल, इन दोनों में से, बट इनमें से कोई नहीं, जेम्स फॉरगिव्स ये है बेसिकली। ठीक है, जेम्स फर्ग्यूसन ये है। मैंने बोला था ना 2-3 क्वेश्चन बहुत ही हार्डेस्ट थे। उसके बाद वैष्णव परंपरा के अनुसार ईश्वर के कितने अवतारों की कल्पना की गई है, तो बहुत ही आसान है, 10 की गई। इतनी आसान क्वेश्चन का 8 लगा के बच्चा, ये तो गलत है ना, 10 थे बेसिकली। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बीवी लाल के द्वारा किस गांव के उत्खनन का कार्य किया गया था, तो वो कौन था बच्चों, हस्तिनापुर। ठीक है, कौन था, हस्तिनापुर नाम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की सीमाओं के आधार पर कथन की सार्थकता बताइए। तो बेसिकली 3 से 4 तरीके की सीमाएं होती थी। ठीक है, वो सीमाएं क्या क्या थी, जैसे कि अक्षर जो थे वो सही ढंग से लिखे नहीं जाते थे और एक ही राजा के लिए बहुत सारे नाम उपाधियों का बेसिकली ना उपयोग होता था, तो समझ नहीं पाते थे। साथ ही साथ वो क्या बोलते हैं, उस समय जिस समय के वो अभिलेख मिले हैं उसके आधार पर समकालीन कुछ मिला नहीं, जैसे हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख है। ठीक है, या फिर उसकी जो लिपि है उसको नहीं पढ़ा जा सका क्योंकि उसके समकालीन कुछ वो लिखा ही नहीं गया, इसीलिए। उसके बाद में बाकी ये था कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के काल में कृषि के जो तौर तरीके थे इसमें किस हद तक परिवर्तन हुए ये बताने हैं। तो किस हद तक परिवर्तन हुए थे भाई, बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। लोहे की फॉल लगी, जो क्या नाम हल थे इनका उपयोग होने लगा था। ठीक है, साथ ही साथ सिंचाई के नए नए तरीके उपयोग में लाए जाने लगे थे। एक की जगह अब 2 फसलों को उगाया जाने लगा था, और भी कुछ बातें थी, है ना, ये चीजें। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे कि बुद्ध ने सम्यक जीवन यापन को महत्व दिया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्वेश्चन में समझा चुका हूँ महात्मा बुद्ध की क्या क्या शिक्षा थी, जैसे कि विश्व लगातार बदलता जा रहा है। ठीक है, विश्व आत्मा विहीन है, दुख जो है मनुष्य के इस क्षण मात्र जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, अंतिम उपदेश की बात आ जाती है। साथ ही इस अगर दुख के चक्र से मुक्ति पानी है तो तुम्हें इसके लिए क्या करना होगा, तुम्हें इसके लिए क्या बोलते हैं, स्वयं ही काम करना होगा, यानी कि निर्माण प्राप्ति के लिए स्वयं कर्म करना होगा, ये कहा गया था। ठीक है, 24वां क्वेश्चन, अमरावती तथा सांची की नियति
पर्वतीय संरक्षण नीति का परिणाम थी। इस कथन का सुधार से पुष्टि की थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अमरावती तथा सांची की नियति जो पर्वतीय संरक्षणवादी नीति का परिणाम थी, ये बता देना। तो सांची क्यों बची है, बस ये बताना बेसिकली। उसके बाद चर्चा कीजिए कि भारतीय प्रथाओं तथा संस्कृति को समझने में अजनबी को किन किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। तो पहला अवरोध क्या था कि ये जो भारतीय संस्कृत भाषा थी इसको समझ नहीं पा रहा था, अनुवाद नहीं कर पा रहा था। दूसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्राह्मण थे वो इसका साथ नहीं दे रहे थे, वो इसकी मदद नहीं कर रहे थे। इसीलिए तीसरी समस्या इसकी ये हो गई कि अब पूरी तरीके से ये भारतीय प्रथा संस्कृति को समझने के लिए ब्राह्मण द्वारा जो रचित ग्रंथ थे इन पर निर्भर था। उसके लिए उसे पहले उसको हिंदी में समझना या फिर संस्कृत में समझना, ये बहुत दिक्कत वाला काम था। ठीक है, उदाहरण सहित कथन की समीक्षा कीजिए कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां जिसमें महान और जो लघु परंपराएं थी इनके बीच एवरेज संवाद का परिणाम लगा। तो परिणाम रहा बेसिकली। तो इसमें महान और जो लघु परंपराएं थी ये बता देनी है। महान ऐसी परंपराएं थी जो बेसिकली समाज के ऐसे लोगों के द्वारा अपनाई जाती थी या फिर मतलब उनकी खुद की होती थी, जो अमीर लोग वगैरह होते थे। लघु ऐसी परंपराएं होती थी जो कि कॉपी हुआ करती थी एक तरीके से महान लोगों की। बस एक दो और लिख देंगे, बस हो गया आपका। उसके बाद बेशरिया तथा बाशरिया के बीच एकरूपता तथा अंतर स्पष्ट कर दिए। तो एक शरिया का पालन करते थे, एक शरिया का पालन नहीं करते थे। ठीक है, हालांकि धर्म एक ही था। एक जो है शरिया का ना पालन करते हुए भी धर्म को बढ़ावा देते थे, एक पालन करते हुए धर्म को बढ़ावा देते थे। एक जो घूम घूम कर रहते थे, एक जो थे वो एक ही जगह पे खानका में रहते थे। ये चीजें थी। ठीक है, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार अलवार, नैनार और वीरशैवों ने जाति प्रथा की आलोचना की। तो सिंपल सी बात है, अलवार, नैनार हो गए, वीरशैव हो गए, इन सभी में जो लोग थे वो ब्राह्मणीय व्यवस्था के जो निचले स्तर के, चांडाल हो गए, वैश्य तक हो गए, शूद्र हो गए, सभी को इसमें शामिल किया जाता था। ठीक है, अलवार, नैनार, वीरशैवों ने ब्राह्मणों के द्वारा बताई गई जो जन्म पद्धति थी, ठीक है, उनकी जो जाति प्रथा थी, साथ ही साथ ये जो अपवित्र मानते थे कुछ लोगों को, ठीक है, श्राद्ध संस्कार मानते थे, इन सभी को बेसिकली छोड़ते हुए, इनका विरोध करते हुए क्या करते थे, अपने शवों को दफनाते थे। ठीक है, और ये कहते थे कि जो भी हमारे संत हैं, ठीक है, वो मृत्यु के पश्चात भगवान शिव में लीन हो जाते हैं। ठीक है, अलवार विष्णु की बात करते थे। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। और अलवारों का मुख्य काव्य संकलन की बात आ जाती है, नैलीला दिव्य प्रबंधम, नैनारों की बात आ जाती है, एक दो वीरशैव की एक दो बात आ जाएंगी। बस सिंपल है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे दिया गया है कि विवेचना कीजिए कि पुरातात्विक व्याख्याओं की समस्या सबसे अधिक हड़प्पाई धार्मिक प्रथाओं के निर्माण के प्रयासों में शामिल है। ठीक है, प्रयासों में सामने आती है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया था, जिसमें कुछ ऐसी मूर्तियां वगैरह मिली, मतलब कुछ ऐसे पुरातत्व मिले या कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसे पुरातत्व समझ नहीं पाए, उसे किसका नाम दे दिया, ये धार्मिक महत्व की नहीं होंगी। इसमें मोहरों के बारे में भी आ जाएगा कि इसमें आदि शिव की मूर्ति, प्रकृति की पूजा, एक श्रृंगी जानवर की पूजा, ठीक है, और लोथल से वेदिया, स्नानागार, ये सभी चीजें इसमें आपको लिखनी थी। ठीक है, बाकी हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा जो पहलू था वो शहरी केंद्रों का विकास था। इसमें आपको क्या बताना है, जो बेसिकली हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति इसको बताना था। ठीक है, गृह स्थापत्य कला, ठीक है, और बस्तियों का विभाजन और स्नानागार की एक दो विशेषताएं, बस ये लिखनी थी आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, बाकी अगर आप चाहोगे तो इस क्वेश्चन का एकदम सही क्वेश्चन आंसर है, यानी कि एक जैसा होता है ना कि जैसे आपको मैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाता था सैंपल पेपर का, वैसा अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, एकदम कॉन्सेप्ट वाला, तो मैं आपके लिए अलग से बना दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेंगे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो आपके क्वेश्चन है इसके बारे में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पे सेक्शन सी ये आ जाता है आपका 8 नंबर का। ठीक है, अब 8 नंबर के एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इतिहासकार जो है ये किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय मुख्यतः किन पहलुओं पर विचार करते हैं। इतिहासकारों के द्वारा महाभारत की विषय वस्तु के विश्लेषण की परख कीजिए। तो विषय वस्तु दो तरीके की थी, एक आख्यान और एक उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियां थी, उपदेशात्मक में उपदेश थे। ठीक है, और किन पहलुओं पर विचार करते हैं, तो बहुत सारे पहलू थे। ठीक है, उसके बाद में अथवा क्या है कि उचित उदाहरणों की सहायता से उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच बंधुत्व, विवाह संबंधी तथा उत्तराधिकारी के नियम संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का पालन सर्वत्र नहीं होता था। ये तो वही वो जो क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय, उनकी बात बता देंगे। ठीक है, और जो गोत्र का आधार था उनका जो पालन नहीं होता था वो बता देंगे। लीजिए, आंसर आपका तैयार हो गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषताएं विस्तृत तथा सुदृढ़ीकरण रही हैं। कथन का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कृष्णदेव राय वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए 8 नंबर में क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक है, बहुत ही आसान है। राजा तथा नायक कौन होते थे, या फिर राय और नायक कौन होते थे। ठीक है, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपको मैं बहुत पहले करवा चुका हूं, है ना।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो 8 नंबर के मोस्टली क्वेश्चन वही है जो आपको मैंने करवा रखे हैं। उसके बाद में स्रोत आधारित आ जाता है, राजा के आदेश की बात आ जाती है, ठीक है। ये राजा का आदेश बेसिकली अशोक के संबंध में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया गया है और इसके क्वेश्चन की अच्छा 8 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से देख लो आप, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं। उसके बाद सेक्शन डी आ गया था आपका ये स्रोत वाला। अब देखिए जो स्रोत से संबंधित क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन में से कट गया, कोई बात नहीं। बाकी ऊपर जो क्वेश्चन थे उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे स्रोत वाले और इसके लिए वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। यूरोप के लिए एक चेतावनी, तो इसका ये बेसिकली बनियन वाला था, ठीक है। ओके, ये रहे, इसको मैंने करवाया हुआ है आपको ऑलरेडी पहले से ही। उसके बाद ये इंग्लिश में आ जाता है, सूफीवाद और तसव्वुफ ये आ जाता है, तो इसको मैंने आपको करवाई रखा था पहले से, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, फिर आगे आ जाता है, देखते हैं मैप का। तो मैप में देखिए क्या था, हमें भारत की दी गई रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से जो चिन्ह इनको दर्शाना है। तो सबसे पहला था तंजावुर, फिर मगध एक महाजनपद, नागार्जुन कोंडा एक बौद्ध स्थल। तो आप मैप आपको मैंने करवा रखा है, बौद्ध गया या फिर बौद्ध गया जो था एक बौद्ध स्थल था, इसको दर्शाना है, ठीक है। तो तंजावुर कहाँ पे था यहाँ पे मैप में देखेंगे। ओके, तो तंजावुर बेसिकली जो है इस जगह पे है, ठीक है, यहाँ पे है तंजावुर और इसके नीचे जो है यहाँ पे है तिरुवेल्ली, ठीक है। तंजावुर आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है। और क्या दिया गया है तंजावुर के बाद, तंजावुर के बाद में है मगध एक महाजनपद। तो मगध कहाँ पे था, बिहार में था, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मगध कहाँ पे है, मगध है बिहार में, इस जगह पे सेंटर में, यहाँ पे आ जाता है आपका मगध। ओके, फिर मगध जो जगह है ना, यहीं पे बोध गया भी आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है यहाँ पे, बोध गया भी आ जाता है। जहाँ पे मगध है ना, ऊपर की तरफ मान लीजिए इधर मगध है, तो यहाँ पे बोध गया भी आ जाता है, सिंपल सा, ठीक। आगे देखते हैं, नागार्जुन कोंडा एक बौद्ध स्थल, और एक दो मैप और थे आपके, ठीक है। वो यहाँ पे वैसे लिखे तो नहीं है, ठीक है। दो मैप और थे जिसमें ये आपको पहचानना था। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ये हड़प्पा स्थल थे, तो एक हड़प्पा स्थल जो है ये आपका है हड़प्पा, ठीक है। ये है आपका हड़प्पा, और ए जो है ये बेसिकली है आपका क्या बोलते हैं, लोथल, ठीक है। ये क्या है, ये है लोथल, ठीक है। ये लोथल है। हड़प्पा स्थल के बारे में एक मैं वीडियो बनाया था चैप्टर का, उसी में से आया बेसिकली, ठीक है। तो मगध और बोध गया बिहार में ही है दोनों के दोनों, बाकी हड़प्पा स्थल और लोथल ये यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो नागार्जुन कोंडा था वो इस जगह पे है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नागार्जुन कोंडा है और यहाँ पे अमरावती था, इसीलिए, ठीक है ना, समझ गए अच्छे तरीके से। बाकी ये मैप हो गया आपका, तो इस तरीके से आपको मैप समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए बच्चों आपके इस पेपर से तकरीबन मान लीजिए कि 80 आउट ऑफ जो है ना 60 से लेके 70 नंबर के क्वेश्चन वही हैं जो हमने आपको 4 से 5 सैंपल पेपर में ऑलरेडी करवाए हुए थे, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, पेपर आपका कैसा गया, 80 आउट ऑफ आप कितने कितने मार्क्स आ सकते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा ये जान के, ठीक है। बाकी जो इवनिंग के बच्चे हैं उनको पता चल गया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए कंप्लीट विद लाइन टू लाइन तो आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको चाहिए। तो बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।